बायजूस भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी का पतन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का सपना देखा था। एक समय था जब बायजूस को भारत की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी माना जाता था, लेकिन आज वही कंपनी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। $22 बिलियन की वैल्यूएशन से शून्य तक का सफर। आखिर क्या हुआ बायजूस के साथ? इस वीडियो में हम करेंगे एक गहराई से केस स्टडी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि बायजूस की शुरुआत कैसे हुई। बायजू रविंद्रन, एक इंजीनियर और टीचर, ने 2006 में स्टूडेंट्स को सीएट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देना शुरू किया। उनकी टीचिंग स्टाइल इतनी अनोखी थी कि जल्द ही वो स्टेडियम्स में क्लासेस लेने लगे, जहां हजारों स्टूडेंट्स शामिल होते थे। 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न पीवीटी एलटीडी की नींव रखी और 2015 में लॉन्च हुआ बायजूस लर्निंग ऐप। ये ऐप बच्चों के लिए लर्निंग को आसान और मजेदार बनाने का वादा लेकर आया। बायजूस की ग्रोथ वाकई में हैरान करने वाली थी। 2015 में ऐप लॉन्च होने के कुछ ही महीनों में इसके डाउनलोड्स लाखों में पहुंच गए। कंपनी ने इंटरैक्टिव वीडियो, गेम्स और पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर फोकस किया। 2019 तक ये भारत की पहली यूनिकॉर्न एडटेक कंपनी बन चुकी थी और 2022 में इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई। शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और लायनल मेसी ने भी इसके साथ जुड़कर इसे ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सपना चूर चूर हो गया? बायजूस की सफलता की कहानी कई फैक्टर्स से बनी थी। पहला, इसका टेक्नोलॉजी पर फोकस। कंपनी ने 3D एनिमेशन और विजुअल्स का इस्तेमाल करके लर्निंग को मजेदार बनाया। दूसरा, इसका मार्केटिंग गेम, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और आक्रामक विज्ञापन ने इसे हर घर तक पहुंचाया। और तीसरा, कोविड-19 महामारी। जब स्कूल बंद हुए तो ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड आसमान छूने लगी। बायजूस ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। 2021 में इसके 100 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। कंपनी ने इस दौरान कई बड़ी कंपनियों को खरीदा भी। व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को $950 मिलियन में और एपिक को $500 मिलियन में अधिग्रहण किया। यह सब उस समय सही लग रहा था क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा पानी की तरह बह रहा था। सिक्वोया कैपिटल, चार्ल्स जुकरबर्ग इनिशिएटिव और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े नाम इसके पीछे थे। लेकिन यहां से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। 2022 से चीजें बदलने लगी। कोविड खत्म हुआ, स्कूल खुले और ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड कम होने लगी। लेकिन बायजूस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। पहली बड़ी दिक्कत थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपनी ने 2021-22 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 18 महीने की देरी से जारी किया, जिसमें 8,245 करोड़ रुपए का भारी नुकसान दिखा। इसके अलावा इसके ऑडिटर डेलॉयट ने इस्तीफा दे दिया, जो एक बड़ा रेड फ्लैग था। Ethical issues and legal troubles started to surface, raising serious questions about the company's practices. इसके साथ ही कंपनी की सेल्स स्ट्रेटजी पर सवाल उठने लगे। कई पेरेंट्स ने शिकायत की कि बायजूस के सेल्समैन उन्हें महंगे कोर्स खरीदने के लिए दबाव डालते थे, यहां तक कि लोन लेने के लिए मजबूर करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 54% कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि वो कोर्स के साथ लोन भी साइन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने भी टॉक्सिक वर्क कल्चर और भारी टारगेट्स की शिकायत की। 5,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया। फिर शुरू हुआ लीगल संकट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बायजूस पर 9,362 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेरिका में इसके $1.2 बिलियन लोन पर डिफॉल्ट करने के बाद क्रेडिटर्स ने कोर्ट का रुख किया और बीसीसीआई ने भी 158 करोड़ के बकाया पेमेंट के लिए केस फाइल किया। इन सब ने बायजूस की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। The valuation of Baijus saw a sharp decline in 2023 and 2024. BlackRock slashed its valuation to $1 billion, and now several reports suggest it is close to zero. Baiju's US subsidiary, Baijus Alpha, filed for bankruptcy.
The board was reduced to just 3 members: Baiju Ravindran, his wife Divya Gokulnath, and his brother Riju. Investors demanded Baiju step down as CEO, but he fought to retain his position. In 2023 and 2024, Baiju's valuation plummeted. BlackRock cut its valuation to $1 billion, and now many reports indicate it's nearly zero. Baiju's US subsidiary, Baiju's Alpha, filed for bankruptcy. The board was left with only 3 members: Baiju Ravindran, his wife Divya Gokulnath, and his brother Riju. Investors called for Baiju to step down as CEO, but he struggled to hold on to his position. To save the company, Baiju's launched a $200 million rights issue, but the NCLT blocked it. Employees went months without salaries, and many parents were demanding refunds. Baiju claimed they would make a comeback with an AI-driven platform, but the question remains, can they really pull it off? Section: Lessons and Conclusion. Duration: 3 minutes 40 seconds to 4 minutes 30 seconds. 5 seconds. तो बायजूस की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, ग्रोथ के चक्कर में कोर वैल्यूज से भटकना खतरनाक हो सकता है। बायजूस ने क्वालिटी एजुकेशन से ज्यादा सेल्स और एक्विजिशन पर फोकस किया। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। लोन और खर्चों का ढेर लगाना कंपनी को डुबो सकता है। और तीसरा, एथिकल प्रैक्टिसेस को नजरअंदाज करने की कीमत भारी होती है। बायजूस की कहानी एक सबक है, न सिर्फ एडटेक इंडस्ट्री के लिए, बल्कि हर स्टार्टअप के लिए। तेजी से ऊपर उठना आसान हो सकता है, लेकिन टिके रहना सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, आपको बायजूस की इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या यह कंपनी वापसी कर पाएगी या ये एक चेतावनी बनकर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते।